ओके, 10th क्लास स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमको करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेस की हम यहाँ पे करेंगे। रिएक्शंस करेंगे मेटल्स के साथ में, किस तरीके से एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड्स एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड्स और बेसिस मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है, हम सिंपली हम बोल रहे हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं एसिड्स और बेसिस की। तो जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो होती है लैब टेस्ट, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे टेस्ट करते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कुछ इंडिकेटर्स के साथ में, और इंडिकेटर्स के साथ में अगर कलर्स चेंज हो जाते हैं तो हम पता लगाते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लैब के अंदर टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं या केमिकल्स होते हैं, हम बोल सकते हैं, जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पे अपना कलर चेंज कर लेते हैं। उन्हें हम क्या बुलाते हैं, इंडिकेटर्स बुलाते हैं। विच चेंजेस देयर कलर, changes their color when come in contact with acids or base। देखिए इंडिकेटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, लिटमस है और टर्मरिक है। सिमिलरली सिंथेटिक में हमारे पास फिनोप्थिलीन है एंड मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हमें कैसे बताते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। देखिए जब हम लैब में लिटमस टेस्ट करते हैं तो लिटमस से हमें कैसे पता चलता है, जब भी हम लिटमस को बेस के साथ में टेस्ट करते हैं तो बेस क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को टर्न कर देते हैं इनटू ब्लू। मीन्स जो रेड कलर का की जो स्ट्रिप है लिटमस की वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्लू कलर के अंदर। तो जो गिवन सब्सटेंस हमारे पास में है वो क्या है, एक बेस है। सिमिलरली एसिड्स क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं इनटू रेड। अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना है, बेस रेड को ब्लू में टर्न करते हैं और एसिड्स ब्लू को रेड में टर्न करते हैं। सिमिलरली फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है विद एसिड्स, कलरलेस एसिड्स के साथ में, और बेस के साथ में जब ये आप रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज देता है रेड कलर एसिड्स के साथ में और येलो कलर इन बेस, बेस के साथ में येलो कलर देता है। इस तरीके से हम इंडिकेटर्स को यूज करके हम लैब टेस्ट करते हैं, हम पता लगाते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो हमारे पास में एसिड है या फिर वो बेस है। देखिए इंडिकेटर्स एक्चुअल में तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी। एक तरह के और भी इंडिकेटर्स होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनको हम बुलाते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड्स एंड बेस। जब ये एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि क्लोव, वनीला एंड जैसे कि अनियन है, ये सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के होते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि वेदर लैब के अंदर हम कैसे टेस्ट करेंगे कि गिवन सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या फिर वो एक बेस है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ में ये कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए एसिड्स और बेस दोनों ही जब मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये देते हैं हाइड्रोजन गैस।
मान लीजिए हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं मेटल सोडियम मेटल के साथ में, ठीक है, और कंफर्म है कि ये हाइड्रोजन गैस देंगे, तो सबसे पहले बनेगी क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी हमारे पास जो बच गया उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो बचा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया तो क्लोरीन और सोडियम बचा हुआ है। अब फॉर्मूला क्या होगा, NaCl, क्योंकि हम ऑलवेज मेटेलिक पार्ट को आगे रखते हैं और नॉन मेटेलिक पार्ट को पीछे रखते हैं। तो हमारे पास सोल्ट बना है, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस बनी है। बैलेंसिंग करेंगे रिएक्शन की तो 2 मोल्स सबके हमारे पास बनेंगे। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस यूज किया है मैंने, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम जिंक मेटल के साथ में, तो सेम वही हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस बनने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या बचा हमारे पास, Na2, 2 मोल होने चाहिए यहाँ पे, बैलेंसिंग करेंगे तो Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट, क्या है ये, सोडियम जिंकेट, सोल्ट है, ठीक है। तो एसिड्स और बेस के साथ में जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे, या हम बोल सकते हैं जब मेटल्स के साथ में एसिड या फिर बेस रिएक्ट करेंगे, तो वो हाइड्रोजन गैस देंगे और एक कोरस्पोंडिंग सोल्ट देंगे। यहाँ पे मैं कोरस्पोंडिंग सोल्ट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल रिएक्ट कर रही है। अगर सोडियम मेटल रिएक्ट करे तो सोडियम सोल्ट मिलेगा, अगर यहाँ पे जिंक मेटल होता तो जिंक सोल्ट होता, अगर यहाँ पे कॉपर होता तो कॉपर सोल्ट हमको मिलता। क्लियर है। चलिए एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जिंक जो है, जिंक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस HCl के साथ में भी करेगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में भी करेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ में जिंक जो है ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी रिएक्शंस नहीं होती हैं। मतलब कि अगर जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ में करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस मैंने जैसे आपको बताया कि मेटल्स के साथ में जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये चीज भी सभी मेटल्स के अंदर, या ये हम बोल सकते हैं ये वाली जो रिएक्शंस है ये सभी मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, सिर्फ कुछ एक मेटल्स होती हैं जो ये रिएक्शंस कैरी करती हैं। चलिए नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शंस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स क्या होते हैं CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं HCO3। क्लियर है। और मेटल की बात कर रहे हैं हम, तो मतलब CO3 के आगे कोई भी मेटल लगा दी तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया, इसके आगे कोई मेटल लगा दी तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट्स भी बुला सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो एसिड लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने रिएक्शन करवानी है मेटल कार्बोनेट NaCO3 Na2CO3। ठीक है, अभी देखिए ये बनाएगा क्या, सोल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सोल्ट क्या बच गया, अब यहाँ पे वाटर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो सोल्ट क्या बच गया, NaCl। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी कि NaHCO3 के साथ में भी अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिड की, मान लीजिए यहाँ पे हमने HCl लिया है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करने पर भी सेम चीज ये देगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर मिलेगा हमको और सोल्ट मिलेगा, सेम सोल्ट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, तो ये हमको एक प्रेसिपिटेट देती है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ ही साथ वाटर मिलेगा हमको,
यहाँ से, ठीक है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी जाए, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर के थ्रू पास करा दी जाए तो क्या होगा, तो ये CaCO3 जो है ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर लेगा, वाटर इसके पास था इसके साथ में रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है तो ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। सो पूरी की पूरी जो रिएक्शन है इसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा कि चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही केसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है और कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को समराइज कैसे करेंगे, देखिए एसिड, कोई भी एसिड हम ले ही रहे हैं, प्लस मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे प्लस की बजाय मैं ओब्लिक लगाती हूँ क्योंकि हम दोनों में से किसी एक को ही ले सकते हैं, प्लस का मतलब तो हो जाएगा दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। एसिड या तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, डजेंट मैटर। ये हमको देगा क्या, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये पूरी की पूरी समराइज मैंने इस रिएक्शन को कर दिया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। देखिए एसिड्स और बेसिस जो है वो एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें पता है एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एसिड्स और बेसिस के बीच में जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी रिएक्शंस होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहली चीज हमको याद रखनी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, the reaction when an acid react with a base to neutralize its effect, और ये क्या देंगे हमें, to give a salt and water। तो देखिए जब भी एक एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये क्या कैसी रिएक्शन हुई, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल कर देना मतलब एक दूसरे के का असर खत्म कर दे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देना। अभी हम यहाँ पे एसिड ले रहे हैं HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एज ए बेस यूज किया है। तो देखिए वाटर निकालिए यहाँ से, वाटर के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ से हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ से हाइड्रोक्साइड चाहिए, वाटर निकल गया यहाँ से। अब बच गया क्या हमारे पास, सोडियम और क्लोरीन, तो सोल्ट क्या बन गया हमारे पास, NaCl, क्लियर है। अभी देखिए आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ, अभी यहाँ पे हमारे पास जो एसिड था स्ट्रॉन्ग एसिड हमने यूज किया, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज किया, तो हमारे पास सोल्ट बना और वाटर बना। अब ये जो सोल्ट हमारे पास बना है ये एक न्यूट्रल सोल्ट है। न्यूट्रल सोल्ट का मतलब कि दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी मैं एक और रिएक्शन लिखती हूँ, मैंने एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ में मैं यूज कर रही हूँ कोई भी वीक बेस, लाइक मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, ये एक वीक बेस होता है, ठीक है। रिएक्शन तो सेम होगी, हमारे पास सोल्ट और वाटर ही बनेगा, लेकिन अब हमारे पास क्या बनेगा, MgCl2 सोल्ट बना है। लेकिन ये जो सोल्ट हमारे पास बना है ये सोल्ट एसिडिक सोल्ट होगा, इसके अंदर एसिडिक इफेक्ट ज्यादा होगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। ये क्यों बन रहा है एसिडिक सोल्ट, उसके बिहाइंड रीजन देगी। एसिड हमने स्ट्रॉन्ग यूज किया, बेस हमने वीक यूज किया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो जो सोल्ट बनेगा उसके पास में एसिड के इफेक्ट्स ज्यादा होंगे, इसलिए एसिडिक सोल्ट बनेगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग लेते हैं और एसिड वीक लेते हैं, जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड यूज किया है हमने और इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा रहे हैं,
तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सोल्ट क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अभी ये जो सोल्ट हमारे पास बना है सोडियम एसीटेट, इसके पास में बेसिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। आपको एक चीज और बता देती हूँ कि यही वाला जो सोल्ट होता है सोडियम एसीटेट CH3CONA, यही सोप्स के अंदर भी यूज किया जाता है। जो हमारी कपड़े धोने वाली साबुन होती है या भी जो भी नहाने की साबुन होती है, सोप्स के अंदर भी हम यही वाला बेस यूज करते हैं। तो इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज इस सोल्ट में क्यों आई है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे ये बेस है, बेस नहीं है ये सोल्ट ही, लेकिन ये कैसा सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है, ये एसिडिक सोल्ट है, ये एक न्यूट्रल सोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हुई है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन हुई है, इसलिए एसिडिक सोल्ट बना है। यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हुई है, इसलिए यहाँ पे बेसिक सोल्ट बना है। ये एक बेसिक डिफरेंस था जो आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी याद रखनी है आपको कि एसिड और बेस के बीच में ऑलवेज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। चलिए एक दो बार CBSE के एग्जाम्स में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आपको कोई और एग्जाम्पल बताने हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं, तो हम क्यों करते हैं टीथ पे ब्रश, या फिर ये एक एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, हम बोल सकते हैं हम टीथ पे ब्रश करते हैं ताकि दांत साफ हो जाए, ठीक है। और वो साफ होने का मतलब क्या है कि जब भी हम रात भर सोए हुए रहते हैं तो दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर फूड के रिमेनिंग पार्टिकल्स बच जाते हैं। अब वो पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, माउथ के अंदर एंजाइम्स या बैक्टीरिया के साथ में मिलकर के एसिड बना लेते हैं। जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसके अंदर होता है बेस। अब जब भी हम टीथ के ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं तो जो एसिड है वो टूथपेस्ट के अंदर वो जो बेस होता है उसके साथ में मिलकर के दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और टीथ जो है वो साफ हो जाते हैं। सिमिलरली आपने कई बार सुना होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है वो लाइक इनो वगैरह कुछ ऐसा लेते हैं, कुछ एंट एसिड टैबलेट्स आती हैं वो लेते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, बेस है। उस स्टमक में क्या बना है, एसिड बना है। तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो आती है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखिए हमको पता है ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जब भी ऑक्सीजन के साथ में किसी चीज की रिएक्शन होगी तो वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अगर मेटल रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल करेगी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल्स में कौन आती है हमारे पास में, जैसे कि कॉपर है, कॉपर है, कॉपर ने अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड Cu2O। अब ये जो है ये कैसा ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब कॉपर क्या है, मेटल है और ऑक्साइड है। सिमिलरली कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। अब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल, आगे क्या है ऑक्सीजन, तो ये कैसा ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। अभी देखिए जो मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन होती है एसिड के साथ में, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है Cu2O, एसिड के साथ में ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो ये क्या देगा, वाटर प्लस क्या बच गया यहां से, जब वाटर निकलेगा तो CuCl, 2CuCl यहाँ पे हमारे पास बचेगा। देखिए ये बच गया क्या, एक सॉल्ट और ये बन गया वाटर। सेम रिएक्शन है जो हमारी बेस और एसिड्स की रिएक्शन थी, वही रिएक्शन है ना, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड तो हमने यूज किया ही है रिएक्शन में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। समझ आया कुछ? देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तभी तो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल करके साल्ट वाटर बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं बेस की, मान लीजिए एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पीछे हमने एक रिएक्शन की थी, कौन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे भी जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और सोल्ट बनेगा, CaCO3, ठीक है। तो सोल्ट और वाटर तो हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब एक बेस और एक एसिड के बीच में रिएक्शन होती है। बेस हम रिएक्शन में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, वाइल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स और बेसिस की, ये हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे।